इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजियाकार, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं मुजाहिद बेलवी साहब। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मुजाहिद साहब बात कर रहे हैं हम। एक एहतजाज नाकाम हुआ, अब फिर से एहतजाज की तैयारी है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी, मौलाना साहब भी कहते रहे कि वो खाली हाथ नहीं लौटे, जब हाथ भर गए तो फिर अब दोबारा क्या ढूंढने जा रहे हैं? क्या फ़ायदा होगा बेलवी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनके वालिद साहब जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद, एक बड़े पाए के सियासी और मजहबी रहनुमा थे। और आप ये देखें कि उलमाए देवबंद की जो बहरहाल उस वक्त तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थे, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, लेकिन बहरहाल जमीयत उलमाए इस्लाम का एक बड़ा रोल था तहरीक आज़ादी में। और जैसे मैंने कहा कि मुफ्ती महमूद साहब का भी एक बहुत अहम किरदार था। और इस बात को भी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आज जो कुछ भी मौलाना फजलुर रहमान है अपने वालिद मुफ्ती महमूद की वजह से हैं। और ये पहले चीफ मिनिस्टर हुए खैबर पख्तूनख्वा के, उस वक्त यानी सूबे सरहद कहलाता था, जब पहले बालागज़ई पे इलेक्शन हुए। और ये भी दुरुस्त है कि जब भुट्टो साहब ने बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ख़त्म की तो आजकल बहुत कम लोग हैं कि मुफ्ती महमूद साहब ने रिज़ाइन किया वज़ारत आला से जब वो थे, और सिर्फ उनके हाथ में एक सूटकेस था, उठ के निकल गए। इस पाए के रहनुमा थे मुफ्ती महमूद साहब। मौलाना फजलुर रहमान जो थे वो इब्तदाई से यानी जो उनका पस मंज़र था। और ये भी यहाँ बताता चलूँ कि भुट्टो साहब ने जो 1970 में 5 इलेक्शन लड़े थे या 6 जगह से, सिर्फ एक जगह से हारे थे, और वो हारे थे मुफ्ती महमूद के हाथों डेरा इस्माइल खां में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जो परवरिश हुई इब्तदाई में, वो एक इस्टेब्लिशमेंट जो सो कॉल्ड जिसे कह लें, मैं उसमें और तस्हीह नहीं करूँगा, उससे करीब रहना चाहते थे। इसीलिए वो बहुत ही जल्द बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के करीब हो गए, पीपल्स पार्टी के करीब हो गए। और फिर आप देखती हैं कि वो कश्मीर कमेटी जो हमेशा एक बड़ा, यानी आप और कह रहे हैं कि वो जमात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है थी, यानी तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, और कश्मीर जो शहर के पाकिस्तान था, उस कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है मौलाना फजलुर रहमान को, एक बार नहीं 2 बार। और ये एक मैं अगर इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासतदानों में इस जो पीढ़ी आई है, एक बड़े ज़हीन सियासतदान हैं, ज़हीन व फ़ित्तीन सियासतदान हैं। और इन्होंने बड़े करीबी ताल्लुकात रखे इराक़ से और सऊदी अरब से और इससे, और वो एक क़ुव्वत बन के उभरे। फिर ख़ास तौर पर जब अफ़गान वॉर हुई तालिबान के दौर में, अगर आपको याद हो कि 2002 में मौलाना फजलुर रहमान एक जो है बड़ी तीसरी बड़ी क़ुव्वत बन के उभरे, बल्कि उन्हें बनाया गया। और 2002 में यानी मुशर्रफ के ज़रिए जो असम्बली आती है, उसमें फजलुर रहमान पहली बार मजहबी जमातें तीसरी बड़ी क़ुव्वत बन के आती हैं, और वहाँ वो नारा लगाते हैं खैबर पख्तूनख्वा के तालिबान तालिबान, अफ़गानिस्तान यानी पाकिस्तान पाकिस्तान। यानी वो जो तालिबान जिन्होंने तबाही और बर्बादी कर फैली इस पूरे ड्यूरलैंड के इस तरफ उस तरफ, उसके ये तर्जमान बन के आए। और हद तक कि वो उस वक्त, अब तो वो किताबें आ चुकी हैं जिसमें वो समझते थे और अमेरिकन सफ़ीर से मिले कि मैं क्यों पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं हो जाता। इस हद तक मौलाना फजलुर रहमान आ गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं इल्म था कि वो ओनली सिर्फ एक मोहरा हैं। मैं पपिट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा था, वो मोहरा हैं। 2002 के इलेक्शन में जैसे मैंने आपसे कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तीसरी बड़ी क़ुव्वत थे, और उन्होंने उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ को उनके सदर बनने के लिए तवातुर से वोट दिए, शिक बाई शिक वोट दिए 2002 में, जब मुशर्रफ साहब आपको याद होगा कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हुए। 2007 तक वो रहे, फिर वो कलाबाजी खाते हैं और फिर जरदारी साहब के साथ बैठ जाते हैं। बदकिस्मती से फिर नवाज शरीफ से आज कितने करीब आपको पता है। कहने का मकसद ये है, मुझे अफसोस से कहने पड़ेगा, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की जो सियासत है वो कंप्रोमाइज़ की हो गई, और वो एक अब बन गए हैं एक वो जो कहते हैं किसी का कार्ड पत्ता, जब किसी को इस्तेमाल करना होता है तो मौलाना फजलुर रहमान उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उनके वालिद की उनकी जमात की जो बैकग्राउंड है, डिस्पाइट उसके बड़े हम इज्जत एहतराम करते हैं। फिजा अच्छा जी, ठीक है मुजाहिद साहब, मैं आपकी बात ख़त्म होने का इंतजार करी थी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। आपने मुफ्ती महमूद का जिक्र किया जो मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मोहतरम थे, ठीक है, सियासी कद काट रखते थे।
पीएन इत्तेहाद बना था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जिसको कहा जाता है, 9 जमातों का इत्तेहाद था जिसको लीड उन्होंने किया था जुल्फिकार अली भुट्टो। मैं आज भी कहती हूँ कि एक बहुत बड़े लीडर थे। मेरी नज़र में उतना बड़ा लीडर, बहुत से लोगों को इख्तलाफात होंगे उनसे, शायद मुझे भी किसी बात पर हो, लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो साहब। उनका तख्ता उलटने में ये बिल्कुल आगे आगे थे। अब इन्होंने अपने वालिद बनने की कोशिश की, मौलाना साहब ने। जाहिर बात, अब सबसे पहले अपने कामयाब वालिद को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने 9 जमातों को लीड किया था। लेकिन अब तो 9 को आप अदा कर दें, 4.5 जमातें भी नहीं रह गई, वो भी मौलाना साहब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लेती हैं। तो मौलाना साहब ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो कम की, इसके लिए मौलाना साहब को कितना कसूरवार कहेंगे, और जो जमातें इनको इस्तेमाल करती हैं स्मार्टली, उन जमातों को कितना चालाक कहेंगे आप? देखिए, एक तो ये है कि फिजा जो पाकिस्तानी सियासत में जो पहली पीढ़ी थी, जिसमें आप भुट्टो साहब कहें, मुफ्ती महमूद कहें, वली खां कहें, बिजंजो कहें, उनसे लाख तलावत सही, वो एक उसूली नज़रियाती लोग थे। देखिए, ये दूसरी बल्कि अब तीसरी पीढ़ी तक आएँ, अगर आप ये कहें कि बिलावल जो हैं वो अक्स हैं भुट्टो और बेनज़ीर का, तो गलत होगा। फजल रहमान अक्स हैं मुफ्ती महमूद, या उनका गलत होगा। या जो मरियम, या खैर इनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है शरीफों का, क्योंकि उनके वालिद साहब की बदौलत आज ये लोग हैं। तो यानी जो विरासती सियासत है, उस हवाले से मौलाना फजल रहमान को दरअसल विरसे में एक बहुत बड़ी तादाद में मदारिस मिले। और अगर आपको इल्म होगा कि तक़सीम हिंद के वक्त और पाकिस्तान के दौरान में सैकड़ों की तादाद में मदरसे होते थे। लेकिन जब अफगान वॉर आई तो अमेरिकनों ने बड़ी तादाद में ये मदारिस, चाहे यहाँ हमारे कराची का जामिया मिनोरिया हो या अकोड़ा खट्टक हो उधर का, ये तालिबान के गढ़ बन गए। और यहाँ से फ़ौज तैयार हुई इन बेचारे पुअर पाकिस्तानी लोगों की, या उन पुअर अफगानियों की जो यहाँ पढ़ने आते थे। और इस फ़ौज को मौलाना फजल रहमान ने एज ए कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, और यहीं से उनके रिश्ते जुड़े। उस वक्त के एक हमीद गुल जो अपने को फातह काबुल कहा कहता था, या उसका एक और जो ब्रिगेडियर बिल्ला होता था, पता नहीं इम्तियाज़ नाम था, क्या नाम था, या मेजर आमिर वगैरह। कहने का मकसद ये है कि मौलाना जो है 80 की दहाई के आखिर आते जाते जाते और 90 की इब्तिदा में ये जो अच्छा मुजाहिद साहब, अभी आपने जिक्र किया कि भुट्टो साहब का और बिलावल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे। अब उनकी जो आगे आने वाली नस्लें जो खुद उनको कनेक्ट करती, वैसे मैं तो अक्सर कहती हूँ कि नस्ल तो दादा से चलती है, नाना से नस्ल चलती नहीं। इनको अपने नाम के साथ जरदारी लिखना चाहिए। ये जो भुट्टो लिखते हैं नाम के साथ, दादा भी बताए, बहरहाल इतने आप उनको अगर कहें एक पॉलिटिकल वर्कर थे, एक काबिल एहतराम आदमी थे। तो नाम लिखे ना, तो दादा का नाम लिखे ना, दादा का नाम लिखे ना। अब ये भुट्टो का नाम देखे ना, देखें वोट लेने के लिए अगर आप भुट्टो का नाम लिखें, खैर ये लंबी बहस हो जाएगी। भुट्टो के नाम पे मैं कहना ये चाह रही थी कि भुट्टो के नाम पे आज भी पीपल्स पार्टी अपने को कैश करवाती है। आप मुझे बताएं, आप कराची के रहने वाले हैं, कराची बड़ा शहर है सिंध का, छोटे शहरों की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, बड़े शहरों की हम बात कर लें, सिंध में भुट्टो के अलावा क्या जिंदा है मुजाहिद साहब? तुम ये फजल रहमान से भुट्टो पे कहाँ आ गई? अभी तो इस पे बात हो रही थी, वो तो अलग बात हुआ है फिजा। नहीं वो जरदारी साहब के वाले से बात हुई ना, आपने उनकी बात की कि अपने वालिदैन को या बड़ों को ये उनका नाम यूज कर सकते हैं, उनका नाम। अब हम क्या पूरा टाइम आपको लगता है जरदारी साहब के बारे में बात नहीं कर सकते, सिर्फ मौलाना साहब के बारे में बात करेंगे? चलें ठीक है जी। अब ये बताइएगा जो मौलाना साहब हैं उनको एतमाद करना चाहिए ऑपोजिशन जमातों पर? जी 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 प्लीज। देखिए फिजा, एक तो ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, सॉरी टू से, ये सियासी जमातें नहीं, ये विरासती बल्कि लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। पॉलिटिकल पार्टी होती थी, उनकी एक सेंट्रल कमेटी होती थी या शूरा होती थी, उनके अहदेदार होते थे, उनके कन्वेंशन होते थे। अब ये विरासती पार्टियां हैं। भुट्टो चले मजहबी जमातों में ये नहीं आया था। बहरहाल जमात इस्लामी में मौलाना मौदूदी के बाद उनका बेटा नहीं बना अमीर जमात इस्लामी, चाहे आप लाख के खिलाफ करें जमात इस्लामी से, लेकिन ये विरासती सियासत आई। भुट्टो के बाद मोहतरमा, खैर मोहतरमा की कुर्बानियाँ मैं तो कहता हूँ भुट्टो साहब से भी ज़्यादा ही शहीद हो गई। अब वो फिर बिलावल, फिर शरीफों को देख लें, मियाँ शरीफ, नवाज शरीफ, फिर इनको देख लें, मुफ्ती महमूद, फजल रहमान, बल्कि उनके बेटे भी आ गए फजल रहमान। मजहबी जमातों में ये विरासती सियासत नहीं थी, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये जमातें नहीं हैं, ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। अब पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, विरासती जमातें बन गई हैं, सियासी जमातें नहीं बनी हैं। ये पीपल्स पार्टी का मुस्तफा नवाज खोकर क्या है? इनके वालिद हाजी नवाज खोकर क्या होते थे? आपको पता है, आप तो वहाँ रहती है पंजाब में, हाजी नवाज खोकर क्या होते थे? कहाँ से सेनेटर बन गए? कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। ठीक है मुजाहिद साहब, अभी जो लिमिटेड कंपनी है ना, मौलाना साहब को बार बार कह रही है आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। आप बाहर निकलेंगे तो आवाम का जमेगा फिर बाहर निकल जाएगा आपकी बात सुनने के लिए। क्या मौलाना साहब को अब इन ऑपोजिशन जमातों पर जिनको आपने लिमिटेड कंपनियां कह दिया एतबाद करना चाहिए? और मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद ब्रेलवी साहब। मुजाहिद साहब एक बार फिर से वार्म वेलकम।
ब्रेक से पहले मैंने पूछा था कि जी मौलाना फजलुर रहमान को क्या अब ऑपोजिशन जमातों पर एतबार करना चाहिए। ये बताइएगा कि नून लीग की जो क़यादत है वो बाहर है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी इस बार एहतजाज की जिम्मेदारी नून लीग की होगी, लेकिन क़यादत बाहर हो, एहतजाज की जिम्मेदारी क़यादत के बगैर, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने एक फिजा तुमसे पहले ही कहा कि पहले पॉलिटिकल पार्टियों की एक स्ट्रेंथ उनकी सेंट्रल कमेटी होती थी, उनके वर्कर और उनकी स्ट्रीट पावर होती थी। अब आप गौर करें कि जब इवन नवाज शरीफ अपनी बेगम कुलसूम नवाज को लेकर यहाँ आते हैं, बहुत बड़ा सानिया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाखों लोग उनका इस्तकबाल करेंगे। वो कहते थे ना कि मेरी बेगम हुई उनके और मेरा सभी जिम्मेदार इस जो है ये पिंडी आप पारा वाले हैं। इवन नवाज शरीफ जब आए तो उस वक्त अगर वो जो इलेक्शन से पहले अगर आपको शहबाज शरीफ पहुंच जाते उनके लिए तो लोग कहते तब्दीली आ चुकी। इवन ये देखिए नवाज शरीफ को सज़ा मिली है उन्हीं की हुकूमत के दौर में। नवाज शरीफ पावर में थे ना जब अदालतों ने फैसले लिए, वो तो इमरान खान तो नहीं था ना, और उसकी जगह खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर खाकान अब्बासी नून लीग का वफादार था और उनका कायद नवाज शरीफ था तो उनको उसी वक्त हल्फ उठा के अडियाला जेल के सामने खड़े हो जाना चाहिए था, बल्कि फाड़ देना चाहिए थे अपने मेंबरशिप के कि देखें हमारा कायद इस जेल में गैर कानूनी तौर पर वो जो कहता था ये अदालतें। आपने उस वक्त प्राइम मिनिस्टरशिप कबूल करने का मतलब ये है कि आपने ये एक्सेप्ट किया कि नवाज शरीफ को दी जाने वाली सज़ा दुरुस्त है। तो जो पार्टी अपने उसी उनके अपनी हुकूमत में अपने प्राइम मिनिस्टर को विक्टिमाइज होता देख रही है, जेल जाता देख रही है, वो उस वक्त सड़कों में नहीं आए। अब आप एक्सपेक्ट करती हैं कि जी वो राना सनाउल्लाह कि ये लोग बाहर निकलेंगे। उस वक्त राना साहब कहाँ थे? राना साहब तो जेल में नहीं थे, और भी पार्टियों के और पार्टियां तो जेलों में जाने से मजबूत होती हैं। देखिए ये बात माननी पड़ेगी कि भुट्टो की शहादत के बाद 4 अप्रैल के बाद बेनज़ीर ने 10 साल जदोजहद की, और आपको तो शायद याद ना हो लेकिन पॉलिटिकल लोगों को पता है कि अप्रैल 86 में जब वापस आई तो लाहौर शहर में, आपके शहर में 20 लाख लोग उन्हें लेने के आए थे। तो ये कैसी पार्टी है कि जिसके कायद को जेल हो, जिसकी बेगम का इंतकाल हो, जो उनकी डेड बॉडी लेकर आए, जो खुद बाहर आए, उसके लिए 100 लोग नहीं बाहर आते, उसके लिए कोई नक्सीर नहीं फुटती। तो मकसद ये है कि इन्होंने खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो मैंने आपसे पहले कहा था लिमिटेड कंपनियाँ बना दी हैं। ये मुस्तफा नवाज खोकर कहाँ से आ गया भाई? वो हाजी नवाज खोकर बेटा इलेक्ट हो रहा है कहाँ से? ये रहमान मलिक कहाँ से आ गया? एक FIA का अफसर, पता नहीं कहाँ का इसके रिश्ते थे, वो बन गया सेनेटर सिंध से। ये नवाज शरीफ के बाद इर्द गिर्द कौन लोग हैं भाई? इनका कोई ताल्लुक ना मुस्लिम लीग से, ना उधर पीर पार्टी वाले का इन लोगों से। कहने का मकसद है कि इन्होंने खुद अपनी पार्टी, इसी तरह मौलाना फजल रहमान का फिर रह गया। ये सेनेटर तला कौन है? पहले आलम सवाती होता था, पहले वो जान चकजई को। मकसद ये है कि इन पार्टियों ने खुद अपनी पार्टियों को तबाह किया अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने ख़ानदान की खातिर, और आज ये सजा भुगत रहे हैं। और मुजाहिद साहब मैं ये जानना चाहूंगी, हम सिटिंग गवर्नमेंट की बात करते हैं, PTI की गवर्नमेंट का बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो PTI की गवर्नमेंट है, आपको क्या लगता है कि चले अब तो 1.5 साल हो गया ना, पहले तो कहते थे अभी हमें टाइम ही नहीं हुआ, और 1.5 साल एक अच्छा खासा टाइम होता है। क्या इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं आप? और सबसे बड़ी गलती इस गवर्नमेंट की आपको क्या लगती है? मेरे मुताबिक एक सिटिंग गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा बर्दाश्त होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे टॉलरेंस का लेवल ये है कि अगर ऑपोजिशन तनकीद करती, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन से कोई बोलता है तो उन्होंने फवाद मुराद ना जाने कितने रखे हुए जवाब देने के लिए, इनका जवाब पत्थर से देते हैं। देखिए हमें इमरान खान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और इसीलिए आज लोग ज़रा डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन हम फिर भी इमरान खान को इसलिए वक्त दे रहे हैं कि बहरहाल वो जो भी उनके फैमिली सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें विरासती सियासत नहीं है, वो करप्ट नहीं है। और वाकई ये जो 2 हुकूमतें जो कुछ वर्षे में देखे गई उनकी मुश्किलात थीं, लेकिन सिर्फ ये कहना कि खान साहब करप्ट नहीं है। लोग चाहते हैं डिलीवरी। जो महंगाई है वो वाकई है, जो एक ख़ास तबका जो गालिब होता था पाकिस्तानी रियासत पे वो मौजूद है। और अगर इमरान खान ने अगले 1 साल में डिलीवर नहीं किया तो उनके साथ वही सलूक होगा जो शरीफों और ज़रदारियों के पाकिस्तान के अवाम ने नहीं किया। वो एज ए खिलाड़ी के, एज ए हीरो के, वो नहीं समझे कि उन्हें लोग एज ए वज़ीर आज़म भी उसी तरह सराहते रहेंगे, देखते रहेंगे। फिजा ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।